अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो प्रेमचंद की अफसाना निगारी के ऊपर है और नावल निगारी। तो हम पहले अफसाना निगारी को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कितनी वक्त लगते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी को भी रीड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। जिस तरह प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी, उसी तरह किशन चंद की हालात ज़िंदगी की भी वीडियो है। उसके बाद शहादत हुसैन मंटू, इस्मत चगताई, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, इन सब की भी हालात ज़िंदगी अपलोड की हुई है। उनका वीडियो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक के जरिए या चैनल में जाके आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो प्रेमचंद की अफसाना निगारी आज पहले रीड करेंगे। तो प्रेमचंद का शुमार जो है उर्दू के ओलेन अफसाना निगारों में होता है। प्रेमचंद का ताल्लुक़ एक देहात से था और उनकी ख़ानदानी और माशी हालात बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग जब हालात ज़िंदगी रीड किए थे तभी हम लोगों को ये सब बातें मालूम हो गई थी कि प्रेमचंद देहात में पैदा हुए थे और उसकी माशी हालात किस तरह थे। उन्होंने अपने गर्दो पेश में जो कुछ भी देखा उसे फितरी और हकीकी रंग में पेश किया, क्योंकि वो गांव में रहते थे और वो अपने गांव के इर्द गिर्द की जितनी भी वाक़यात या जितनी भी रहन सहन जो कुछ भी वो देखते थे वह अपने नावेल अफसाना इसमें उसी तरह की रंग डालते थे। प्रेमचंद की यही फितरत पसंदी और हकीकत निगारी उनकी अफसाना निगारी को औरों से मुमताज़ करती है। मतलब बाकी जितनी शायर है उन सब से अफसाना निगारी की जो हकीकत निगारी है और फितरत पसंदी है, वो अपने गांव की जो कुछ देखते थे और जिस तरह देखते थे वो उसी तरह अपने अफसाना में पेश करते थे, है ना। जिससे और जो शायर थे उनके जो हम असर शायर रह चुके हैं उनसे उसको अलग करती है। प्रेमचंद के अफसाना निगारी को समझने के लिए उसके इर्तकाई पहलू को देखना ज़रूरी है ना। जो प्रेमचंद का जो दौर है उसको 3 दौर में तक़सीम किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। सब दौर में उसकी जो लिखावट की ये है हकीकत पसंदी है, उसका बाद फितरत पसंदी, मासी जो कुछ भी है हर दौर में उसका लिखने का अंदाज़ लोगों को समझाने का अंदाज़ चेंज होता गया है ना। प्रेमचंद ने 20वीं सदी की शुरुआत में ही अफसाना निगारी के मैदान में कदम रखा। 1880 में पैदा हुए और 20वीं सदी है ना, मतलब 1900 के बाद है ना। तो पैदाइश 1880 है, उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। 80 के बाद अगर 20 साल उसके ये करते उसके बाद है ना, तो कदम रखा। और नवाब राय किसने उसका नाम दिया था, उसका चचा ने नाम दिया था। नवाब राय के नाम से उन्होंने अपना पहला नावल 1907 ईस्वी में दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा, जो रसाला जमाना में शाया हुआ। कुछ ही दिनों बाद सोज़े वतन के नाम से उनके 5 अफसानों का मजमुआ 1908 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें दुनिया का अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शलय मातम और इक्स दुनिया और हब्बे वतन अफसाने शामिल हैं, है ना। सोज़ वतन में ये 5 अफसाने शामिल हैं। सोज़ वतन में शामिल तमाम अफसानों में दास्तान निगारी, तमसील निगारी, अनाशर गालिब और हब्बे वतन और आज़ादी के जज्बे से सरशार होकर तमाम अफसाने लिखे गए। सोज़े वतन मौज़ूए शामिल अफसाने जब हब्बे वतन और इखलाकियत का पहलू नुमाया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे बगावत की फ़रोग़ मिले, मगर फिर भी अंग्रेज़ हुकूमत ने उसे बाग़ियाना ख़यालात से पुर कहकर उस पर रोक लगा दी और उसका बाकिया तमाम कॉपियाँ ज़ब्त करके नज़र आतिश कर दी। मतलब वो आग में डाल दिया, है ना, सारे जितने मतलब उसका जो 5 अफसाने थे वो। तो उसके बाद है कि प्रेमचंद के अफसाना निगारी का दूसरा दौर है ना, 3 दौर है। तो दूसरा अदावार एक तरफ रूस में इश्तराकी इनकलाब का दौर
दौर है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में गांधी की क़ियादत में सत्याग्रह, तहरीक आदम ताउन और खिलाफत तहरीक का दौर था, है ना। दूसरा आदावार जब उसका शुरू हुआ, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेमचंद जो है गांधी जी, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, राजा राम मोहन राय, इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। क्यों? उसकी जो तहरीक थी, उसकी तहरीक को देख के वो ज़्यादा मुतासिर हुए थे। चूँकि प्रेमचंद पहले से ही अपनी तहरीरों में वतन, हब्बे वतन, समाज और समाज की मुख्तलिफ तबकों, खासकर दहलत, मजदूर, किसान और औरत वगैरह के मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते आ रहे थे। इसीलिए इन तहरीकों से मुतासिर हुए और ना सिर्फ तहरीरी तौर पर उनका साथ दिया, बल्कि अपने 20 साला मुलाज़मत भी उसी तहरीक की वजह से छोड़ दी और फिर मुकम्मल अनहमाक और लगन के साथ समाज और वतन के लिए लिखने लगे, है ना। इन तहरीकों के लिए प्रेमचंद के उस ज़माने के अफसानों में अदरस, वाद, इस्लाह पसंद, हिंसा और स्वदेशी फ़िक्र की झलकियाँ देखी जा सकती है ना। दूसरी दौर में जो अफसाने लिखे, उसी ज़माने में उन्होंने रूसी मुसन्निफ़ चीखोव की तहरीरें भी पढ़े, जिनसे वो काफ़ी मुतासिर हुए और फिर अपने अफसानवी सफ़र में उनसे बहुत काम लिया। पोश की रात, ईदगाह वगैरह इस दौर का यादगार कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद के अफसाना निगारी का आखिरी दौर, है ना। दो दौर, दूसरा दावा देखे, पहला और दूसरा। आखिरी दौर तख्लीकी और फ़नी एतबार से मुकम्मल वरूज का दौर है। उस वक्त प्रेमचंद को ये यकीन हो गया कि हिंसा, इस्लाह पसंदी और आदर्शवादी का चोगा उतार कर हकीकत निगारी की तरफ आना और समाज को उसकी हकीकत से रूबरू करना ही असल अफसाना निगार या किसी तख्लीक़कार का काम है। अब वह अपने अफसानों में हकीकत निगारी के साथ समाज के मुख्तलिफ किरदारों का नफ्सियाती तज़किया भी पेश करने लगे। उस दौर में ही उनका सबसे अहम और मुकम्मल अफसाना जो है कफ़न है, वजूद में आया और अफसाना निगारी में आज भी एक संग मील की हैसियत रखती है। कफ़न के अलावा निज़ात, दूध की कीमत, मालकन, नोक झोंक उस दौर की नुमाइंदा अफसाने हैं। फ़िक्र और फ़नी एतबार से प्रेमचंद इस दौर में अफसाना निगारी की बुलंदी पर नज़र आते हैं, है ना। पहले दौर में वतन के लिए लिखे, दूसरे दौर में सत्याग्रह, हिंसा, इस्लाह पसंदी, इन सब से मुतासिर होकर उन सब के लिए तहरीर लिखे और आखिरी दौर में उसको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। समाज की जो हकीकत है, समाज में जो कुछ हो रहा है, उसको दुनिया में दिखाना असल काम है। उस हकीकत से लोगों को रूबरू करना असल काम है। तो उसने उस हकीकत को दिखाने की कोशिश की आखिरी दौर में। और आखिरी दौर की जो अफसाने हैं, कफ़न सबसे लाजवाब मिसाल है। अगर आप कफ़न पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगी कि कफ़न में समाज की किस हकीकत को और कितनी गहराई के साथ, कितनी एक एक नुक्ता नज़र के साथ पेश किया है। उसी तरह अगर दूध की कीमत देखते हैं तो दूध की कीमत भी इस हकीकत निगारी की सबसे उम्दा मिसाल है। प्रेमचंद की अगर हम लोग बात करें प्लाट के मुतालिक, लोगों के ख़यालात काफ़ी मतज़ाद है। उपेंद्रनाथ अशोक के नज़दीक प्रेमचंद प्लाट के शहंशाह है, तो वहीं औल अहमद शुरू, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वगैरह के नज़दीक उनके प्लाट नाकिश है। असल बात यह है कि प्रेमचंद की अफसाना निगारी मौजू व मवाद से लेकर अफसाने के फ़न, टेक्निक और असलूब की सतह पर भी हमेशा तनूह का शिकार रही। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके अफसाने के प्लाट को समझने के लिए उनकी
मुख्तलिफ अदावार में लिखे गए अफसानों के प्लाट का जायज़ा लिया जाए। एक तरफ जहाँ उनके अफसाने बड़े घर की बेटी का प्लाट फैला हुआ है, तो वहीं उनके अफसाने पोस की रात और कफन में बहुत घटे हुए प्लाट हैं। इब्तदाई दौर के अफसाने से कतई नज़र अगर मजमूई तौर पर उनके प्लाट का तजज़िया किया जाए तो यकीनन प्रेमचंद के अफसाने के प्लाट मजबूत और घटे हुए मिलते हैं। उनमें कहीं किसी तरह का कोई झोल नहीं पाया जाता। प्लाट की तख्लीक से मुंशी प्रेमचंद की ज़्यादातर अफसाने कामयाब अफसाने कहलाए हैं, है ना। प्लाट की अगर बात की जाए, अफसाना लिखने का कुछ ये होता है, प्लाट होता है, किरदार निगारी होता है ना। तो प्लाट में अगर देखी जाए तो प्रेमचंद की ज़्यादातर अफसाने प्लाट के हिसाब से कामयाब है। प्लाट के बाद अगर देखते हैं तो वो होता है किरदार निगारी। प्रेमचंद के अफसाने में मुख्तलिफ किरदार पेश किए गए हैं। उनके किरदार शहरी हो के दही सब के सब जानदार और हकीकी नज़र आती है ना। उन किरदारों में अर्जियत पाई जाती है जिनका ज़िंदगी से गहरा रफ्ता ताल्लुक़ है। किसान, मजदूर, है ना, गरीब, औरत और बच्चा गर्ज के जिस तबके से भी उनका किरदार का ताल्लुक़ हो, वह किरदार उस तबके की पूरी नुमाइंदगी करता है। उन्होंने अपने किरदार का जिस तरह नफ्सियाती तज़किया पेश किया है, उसकी मिसाल दूसरी जगह बहुत कम ही मिल पाती है। ईद का हामिद, पोश की रात की हल्को और मुन्नी, कफन की घेसू, माधु, प्रेमचंद के कुछ ऐसे किरदार है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगी। प्रेमचंद के अफसाने की किरदार जिंदा किरदार है, बोलते हुए किरदार है और हमेशा बाकी रहने वाली किरदार है। ये सब अगर अफसाने पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये अफसाने आप आंखों के सामने बोलते हुए नज़र आएंगे। उनके किरदार में इस तरह की झलक मिलती है। अगर मकालमा निगारी की बात की जाए, अगर प्रेमचंद की मकालमा निगारी की बात की जाए तो प्रेमचंद खुद अपनी मकालमा निगारी के बारे में फरमाते हैं कि मकालमा निगारी सिर्फ रस्मी नहीं होना चाहिए। हर एक फरीके को जो किसी किरदार के मुंह से अदा हो, उसके जज्बात और किरदार पर कुछ न कुछ रोशनी डालना चाहिए। बातचीत का असल हालात के मुताबिक आसान और बारीक होना ज़रूरी है ना। प्रेमचंद की अफसाना निगारी में ज़बान व बयान की बात की जाए तो शुरू में उनकी ज़बान काफ़ी फ़ारसी अरबी आमेज़ हुआ करती थी, है ना। शुरू में जब लिखते थे, जैसे हब्बे वतन, अगर सोज़ वतन की अफसानों की बात की जाए तो उसमें इस तरह की वर्ड का इस्तेमाल आपको मिलेगी और असलूब भी काफ़ी हद तक दास्तानवी और रोमानी था। लेकिन जैसे जैसे उसकी अफसाना निगारी की रवायत आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी ज़बान आम, फ़हम और सादा होती गई और असलूब में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई, है ना। लास्ट दौर का अगर हम अफसाने की देखें, जैसे कफन, दूध की कीमत, ये सब अगर देखें, उनकी ज़बान देखिए, उनकी असलूब देखें तो काफ़ी आसा और सादा ज़बान अल्फाज का इस्तेमाल है। प्रेमचंद एक ऐसे शख्स है जो पहली मर्तबा अदब में गांव देहात की ज़िंदगी को पेश किया। उनसे पहले अव्वल तो कोई देहात के मुतालिक बात नहीं करता था और अगर बात भी की जाती थी तो बस मीठी मीठी और चिड़ी बातें ही की जाती थी, जिनसे बस देहात की अच्छी फ़िज़ा और उसकी खुशहाल का तस्वीर ही जहन में उभरता था। प्रेमचंद ने पहली बार उसके मुख्तलिफ किरदार, उनके मसाइल पर खुलकर बात करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। वो खुलकर बात इसलिए कर पाए क्योंकि वो वहाँ रहते थे, उसकी जन्म वहाँ हुई थी, उनकी पैदाइश थी, वो पैदाइशी जगह थी, उसने बचपन से वो चीज़ देखा था, इसीलिए उसने इतनी अच्छी तरीके से इसको पेश कर पाए और कामयाब भी हुए। प्रेमचंद के ज़्यादातर कहानियों में देहात और उसकी ज़िंदगी का अहम किरदार रहा। उनके अफसाने शवासिर, गेहूँ, राह निजात, दूध की कीमत, पोश की रात और कफन वगैरह ऐसे अफसाने हैं जिनमें देहात की और उसमें बसने वाले किसान, मजदूर, औरत वगैरह के मसाइल को दिखाया गया है ना। प्रेमचंद के अफसाने में समाजी इस्लाह का पहलू भी नुमायां है। तबकाती कस्म महकूमी का ज़ब्र, सरकारी आमिलों का इस्तादाद, औरत की बदहाली और आम तालीमी सूरत हाल के मसाइल को प्रेमचंद ने सब
के सामने लाकर पेश किया। बेमेल शादी, कमशनी की शादी, फरशुदा रस्म रवाज, छुआछूत, भूख और बेवा के मसाइल वगैरह ऐसे मसाइल थे जिनका जिक्र पहली मर्तबा उन्होंने अपनी तहरीरों में किया है। अगर छूत-छात की अगर मिसाल देखें, भूख की अगर मिसाल देखें, तो वो दूध की कीमत है। शादी-ब्याह ये सब सारी चीज़ें देखें तो कफ़न देखें, है ना? और भूख के लिए आप पोश की रात भी देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी ऐसी है ना अफ़साने हैं जो उनकी अच्छी मिसाल है। इसी वजह से उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो आला ज़ात के हिंदू, ख़ास तौर पर ब्राह्मणों से नफ़रत का जज़्बा रखते थे। उनका अफ़साना निज़ात जब शाये हुआ तो उस अफ़साने पर भी कुछ इस तरह ही का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके जवाब में प्रेमचंद ने रसाला हंस में एक मज़मून लिखा। प्रेमचंद के अफ़सानों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो इंसानी दोस्ती का जज़्बा ही एक ऐसा जज़्बा है जो उनके तमाम अफ़सानों में पाया जाता है। इंसानी दोस्ती पाई जाती है ना। उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ अफ़सानों में मुख्तलिफ़ किरदार के ज़रिए उसी जज़्बे को उभारने की कोशिश की है। सवा शेर गेहूँ देख लीजिए, पोश की रात देख लीजिए, कफ़न देख लीजिए, खून सफ़ेद, सिर्फ़ एक चादर और अंधेर वगैरह उसी ज़ेल के अफ़साने हैं। इंसानी दोस्ती के लिए बनाए गए। उनके आदर्शवाद का नज़रिया भी उसी जज़्बे से मामूर है और इसी वजह से वो अफ़साना या आम अदब में मक़सियत के कायल है। उनके अफ़साने में एक आदर्शवाद पाया जाता है। प्रेमचंद से पहले अफ़सानवी दुनिया में तख़ील पसंदी और मसालियत का तस्वीर था। उनके दौर में भी रूमानियत पूरी तरह गालिब थी, लेकिन प्रेमचंद जो थे वो हकीकत पसंद को ये की है ना, हकीकत पसंद को उसने ज़्यादा अहमियत दी। कहानी का ज़िंदगी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था। प्रेमचंद की इब्तदाई अफ़साना निगारी में भी उसका सुराग मिलता है, लेकिन जल्द ही प्रेमचंद की अफ़साना निगारी हकीकत की तरफ रुख कर लिया और फिर समाज को उसकी हकीकत से रूबरू करवाया। उसका ज़रूरी समझा उसने कि समाज के सब लोगों को पता चलना चाहिए कि असल ज़िंदगी क्या है और क्या हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। प्रेमचंद हकीकत निगारी महज़ बरहना हकीकत निगारी नहीं है, बल्कि वो तो हकीकत में मसालियत को शामिल करके उसकी तहलील करते नज़र आए। अपनी मसालियत और हकीकत निगारी के मुतालिक खुद प्रेमचंद फरमाते हैं कि हकीकत पसंदी हमारे आँखें खोल देता है, तो मसालियत पसंदी हमें उठाकर किसी मुशर्रत अफ़ज़ा मकाम में पहुँचा देती है, जहाँ हकीकत और मसालियत तहलील हो गई हो। उसे आप मसालियत अमीज़ हकीकत पसंद कह सकते हैं। मसालियत को ज़िंदा बनाने के लिए हकीकत का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। ये अफ़साना निगारी प्रेमचंद की अफ़साना निगारी के सिलसिले में जो कुछ बातें मुझे इम्पोर्टेंस लगी वो पॉइंट में उठा के आप लोगों को बताए। तो इसकी कुछ बातें आपको अगर ये आप एक बार देख लेते हैं वीडियो तो आपको ज़्यादातर बातें याद रह जाएगी, है ना। ये क्योंकि काफ़ी आसान है उसकी ज़िंदगी, अगर आप उसकी हालात ज़िंदगी को पहले रीड कर लेते हैं तो आपको उसी से मालूम हो जाएगी कि उसने किस तरह के अफ़साने लिखे हैं। अगर जिस तरह के अफ़साने लिखे तो उसकी अफ़साना निगारी लिखने में आपको काफ़ी अच्छी मालूमात हो जाएगी और आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो नावल निगारी जो है उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगी।